नमस्ते। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। अपनी जानी पहचानी पृथ्वी की एक साधारण सी छत से शुरू करके हम ब्रह्मांड की उस विशालता तक जाएंगे जहां अनगिनत तारे और गहरे रहस्य छिपे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आसमान के इन रहस्यों को एक एक करके सुलझाते हैं। रात के समय आसमान को देखते हुए क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि कुछ खगोलीय पिंड तो लगातार टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन कुछ की रोशनी एकदम स्थिर कैसे रहती है? सच कहूं तो सदियों से इस एक सवाल ने इंसानों की जिज्ञासा को जगाए रखा है। बड़े शहरों की चकाचौंध और प्रदूषण से दूर जब आप किसी गांव में एक साफ रात को आसमान की ओर देखते हैं तो नज़ारा सचमुच हैरान कर देने वाला होता है। पूरा आकाश अनगिनत चमकते बिंदुओं से भरा दिखता है। आजकल शहरों में कृत्रिम रोशनी और धूल के कारण ऐसा साफ आसमान तो शायद ही कभी देखने को मिलता है। तो सबसे अहम बात यह है कि जब हम इन चमकते बिंदुओं को ध्यान से देखते हैं तो तारों और ग्रहों को पहचानने का एक बहुत ही सीधा सा नियम सामने आता है। जो पिंड रात के आकाश में टिमटिमा रहे हैं वे तारे हैं, और जिनकी चमक बिल्कुल स्थिर है, जो जरा भी नहीं टिमटिमाते, वे असल में ग्रह हैं। है ना कितना आसान और काम का नियम। अब आसमान में मौजूद हमारे सबसे करीबी पड़ोसी की बात करते हैं, हमारा चंद्रमा। ये रात के आकाश का सबसे चमकीला पिंड है, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि चांद हर दिन अपना आकार क्यों बदलता है। कभी ये पूरा गोल और चमकीला दिखता है और कुछ ही दिनों बाद ये एक पतले से हंसिए जैसा हो जाता है। और ये बात इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो हमें उसका केवल वही हिस्सा दिखाई देता है जिस पर सूरज की रोशनी पड़कर हम तक पहुंचती है। जैसे जैसे चांद अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है, सूरज से रोशन होने वाला उसका हिस्सा हमारे लिए लगातार बदलता रहता है। बस यही वजह है कि हर दिन चांद का एक नया रूप देखने को मिलता है। कहानी और कविताओं में चांद भले ही बहुत खूबसूरत और रोमांटिक लगता हो, लेकिन सच तो कुछ और ही है। अगर आप चांद की सतह को करीब से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरी तरह से धूल भरी और बंजर है। वहाँ अलग अलग आकारों के बहुत गहरे गड्ढे हैं जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। और सिर्फ गड्ढे ही नहीं, वहाँ बेहद खड़ी ढलान वाले ऊंचे पहाड़ भी हैं, जिनमें से कुछ तो हमारी पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ों जितने ही विशाल हैं। अब इस बंजर और वीरान जगह को देखकर भौतिकी का एक बड़ा ही मजेदार सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, अगर चांद की सतह पर कोई कुछ बोले या कोई जबरदस्त धमाका हो तो क्या उसकी आवाज सुनी जा सकेगी? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। विज्ञान का नियम कहता है कि ध्वनि या आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे हवा या पानी। अब क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल है ही नहीं, वहां हवा का नामो निशान नहीं है, बिना किसी माध्यम के ध्वनि की तरंगें आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसलिए चांद पर हमेशा एक गहरा और अनंत सन्नाटा छाया रहता है। लेकिन इसी चांद से जुड़ी एक ऐसी तारीख है जिसने मानव इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 21 जुलाई 1969 ये वो दिन था जिसका पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम कर इंतजार किया था। ये वो ऐतिहासिक पल था जब अमेरिका के अपोलो 11 मिशन ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इतिहास रचते हुए पहली बार चांद की उस बंजर सतह पर अपने कदम रखे। उनके तुरंत बाद एडविन एल्ड्रिन भी वहां उतरे। ये विज्ञान और इंसान के साहस की एक ऐसी शानदार जीत थी जिस पर आज भी गर्व होता है। खैर, चांद से आगे बढ़ते हुए अब हम अपने सौर मंडल से थोड़ा बाहर की ओर जूम आउट करते हैं और तारों की उस विशाल दुनिया में चलते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। सोचिए, सूरज हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन रात में दिखने वाले ये छोटे छोटे तारे सूरज से भी लाखों गुना ज्यादा दूर हैं। इतनी भयानक दूरी की वजह से ही वे हमें आसमान में सिर्फ एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड में ये दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि इन्हें किलोमीटर में मापना तो बस नामुमकिन सा है। इसीलिए खगोल वैज्ञानिक एक खास पैमाने का इस्तेमाल करते हैं जिसे प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसी अकल्पनीय रफ्तार से चलते हुए प्रकाश एक पूरे साल में जितनी दूरी तय करता है उसे ही हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक तुलना करते हैं। सूरज की रोशनी को
पृथ्वी तक पहुंचने में महज 8 मिनट का समय लगता है। लेकिन सूरज के बाद जो हमारा सबसे करीबी तारा है ना, अल्फा सेंटोरी, उसकी दूरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब है कि अल्फा सेंटोरी से जो रोशनी आज निकलती है, उसे उस तेज रफ्तार से यात्रा करने के बावजूद हम तक पहुंचने में 4 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। है ना कमाल की बात? अब जरा अपना ध्यान वापस अपनी पृथ्वी की तरफ लाते हैं। अगर आप रात में कुछ घंटों तक आसमान को लगातार देखें तो एक और सवाल मन में जरूर आएगा। ऐसा क्यों लगता है कि पूरा का पूरा रात का आसमान और उसके सारे तारे पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जा रहे हैं? तो असल में इसका जवाब हमारे पैरों के नीचे छिपी गति में है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं चल रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ एक भ्रम है। सच्चाई ये है कि हमारी पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चलती हुई ट्रेन से बाहर देखने पर पेड़ पौधे पीछे की तरफ तेजी से भागते हुए दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण ही पूरा आसमान हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखता है। आसमान की इस लगातार होती गति को देखकर एक बहुत ही मजेदार विचार आता है। क्या आसमान में कोई ऐसा भी तारा है जो अपनी जगह से बिल्कुल न हिलता हो, जो पूरी रात एकदम स्थिर रहे? बिल्कुल, एक ऐसा तारा है जिसे हम ध्रुव तारा या पोल स्टार कहते हैं। रात के आसमान में ये इकलौता ऐसा तारा है जो हमेशा एक ही जगह पर स्थिर दिखाई देता है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि प्राचीन काल से ही नाविक और यात्री दिशाएं जानने के लिए इसी तारे का इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि ये कभी अपनी जगह नहीं बदलता। लेकिन सवाल ये है कि ये स्थिर क्यों रहता है? अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम इसे एक छाते के बहुत ही शानदार उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक छाता खोलते हैं और उसकी तीलियों पर कागज के तारे चिपका देते हैं। फिर एक तारा छाते की ठीक बीच वाली छड़ी पर लगा देते हैं। अब जब आप छाता घुमाएंगे तो किनारे वाले सारे तारे गोल गोल घूमेंगे, लेकिन जो तारा बिल्कुल बीच की छड़ी पर लगा है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ध्रुव तारे के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है, क्योंकि वो आसमान में ठीक उसी जगह मौजूद है जहां पृथ्वी के घूमने का अक्ष सीधा इशारा करता है। तारों की इस विशाल और कंफ्यूज कर देने वाली भीड़ को समझने के लिए हमारे प्राचीन पूर्वजों ने एक बहुत ही गजब का तरीका निकाला। उन्होंने आसमान में तारों को जोड़कर अपनी कल्पना से जानी पहचानी आकृतियां बना डाली। तारों के ऐसे समूहों को जो कोई खास आकृति बनाते हैं तारामंडल यानी कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। ये समझ लीजिए कि ये आसमान में खींचे गए प्राचीन नक्शों की तरह हैं। और इन तारामंडलों में से जो सबसे मशहूर है वो है सप्तर्षि या अर्सा मेजर। इसे पहचानना तो बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक विशाल कलछी यानी पानी निकालने वाले बर्तन या फिर एक बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क जैसा दिखाई देता है। सदियों से लोग आसमान में दिशा और समय का अंदाजा लगाने के लिए इस मजेदार आकृति का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो आप इस सप्तर्षि तारामंडल को आसमान में कैसे ढूंढ सकते हैं? गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों में इसे आसमान के उत्तरी भाग में बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इसमें 7 बहुत ही स्पष्ट और चमकीले तारे होते हैं। इन 7 तारों में से 3 तारे मिलकर कलछी का हैंडल बनाते हैं और बाकी 4 तारे मिलकर उस कलछी की कटोरी वाला हिस्सा बनाते हैं। यकीन मानिए, ये रात के आकाश के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक है। आज की हमारी इस खगोलीय चर्चा के अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे और हैरान कर देने वाले विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जैसा कि हमने पहले देखा, दूर के तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कई साल लगा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप रात के आकाश को देखते हैं तो आप उन तारों को वैसा नहीं देख रहे होते जैसे वे आज हैं, बल्कि आप उन्हें वैसा देख रहे होते हैं जैसे वे सालों पहले थे। रात के आसमान को देखना असल में समय में पीछे यानी अतीत में झांकना है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली बात? इसी रोमांचक विचार के साथ आज के इस सफर को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और ब्रह्मांड के इन अनसुलझे रहस्यों पर विचार करते रहिए।